May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. Good morning. Take your seat. Thank you, sir. अंकस, आपने बायोडाटा तो दिया है जिसको देखने से बहुत खुशी होती है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा। अपने बारे में आप संक्षिप्त परिचय जो इसमें नहीं कह सके हों आप बताएं। यही है सर, स्नातक डिग्री 2017 मिली। उसके बाद जॉब किया एल&टी कंस्ट्रक्शन में 2 साल तक, फिर क्विट करके अभी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं सर। क्यों आपने क्विट किया? सर बैक दी माइंड 4th ईयर से ही था कि सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करना है। रीज़न 2 थे जॉब ज्वाइन करने के। पहला सर मैंने एजुकेशन लोन ले रखा था तो वो चुकाना था सर, और दूसरा सर कुछ पैसे बनाए ताकि प्रिपरेशन को सस्टेन करूँ सर। ओके। फर्स्ट चॉइस क्या है? बिहार पुलिस सर्विस। तो बोर्ड को ऐसा क्यों है कि वो आपका सिलेक्शन करे, आपका रिकमेंडेशन करे, आपको सेलेक्ट करे? क्या आप में खूबियाँ हैं? सर पहला, चूँकि मैं प्रिपरेशन पिछले 4 साल से कर रहा हूँ तो एक परजर्वेरेंस है मेरे साइड से, नंबर 1 सर। नंबर 2 मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ। नंबर 3 सर चीज़ों को ऑब्जेक्टिव तरीके से देख पाता हूँ सर। इमोशनली इंटेलिजेंट का मतलब क्या हुआ? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि अपने इमोशंस को इंटेलिजेंटली यूज़ करना, दूसरे के इमोशंस को समझना, और उसके हिसाब से लीडरशिप क्वालिटी बेसिकली देता है सर। यही है कि मान लिया आपने पुलिस सर्विस दिया है ना, जॉब में फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, पुलिस जॉब दिया है। यस सर। तो आप डीवाईएसपी के पोस्टिंग हो गई है आपकी और आप जा रहे हैं फील्ड में। कहीं सूचना मिलती है कि वहाँ दुर्गा पूजा का जो क्या बोलते हैं भसान, उसके प्रोसेसन के दौरान काफ़ी टेंशन हो गया है और ऐसा लग रहा है कि 2 कम्युनिटी के बीच में जो है दंगे हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? सर सबसे मैंने थोड़ी दूरी पर हैं आप, जी सर। अपने फील्ड में निकले हैं, ऑफिस में नहीं हैं, फिर क्या करेंगे? सर उस लोकेशन से जहाँ से अभी प्रोसेसन जा रहा है कि जाने वाला है सर? प्रोसेसन निकला हुआ, भसान के लिए निकल चुका है सर। तब ना ये संभावना आ गई कि आपने सर। जैसे बताया कि आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, मूर्ति प्रोसेसन निकला हुआ है भसान होने के लिए। भसान कब होता है? जब आफ्टर दशहरा हो जाता है, 10वें दिन होता है। लेकिन रास्ते में कई आते हैं तो उसमें तनाव हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में आप क्या कीजिएगा? सर नंबर 1 सर जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन रहेगा वहाँ पे कॉल करेंगे सर। नंबर 2 सर जो पूरा आइडिया होगा वो कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच होगा। दोनों साइड के कम्युनिटी से इंस्टेंटली नज़दीकी पुलिस स्टेशन को कॉल करेंगे तो वहाँ से लोग भेजेंगे कि दोनों साइड के पक्षों से बात किया जाएगा सर, और हारमोनी स्प्रेड करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा सर जो तीसरा ऑप्शंस रखेंगे कि इन वर्स्ट के सिनेरियो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना हो, इसके लिए सर पुलिस फोर्स भेजेंगे। क्या आप अपने सीनियर अफसर को ब्रीफ नहीं करेंगे? यस सर, ब्रीफ करेंगे। किस लिए करेंगे उनको? सिचुएशंस जो ग्राउंड पे है उसके इंटेलिजेंस को पास करना सर मेरा प्राइम दायित्व है सीनियर ऑफिसर्स को। कानून बनाने की प्रक्रिया क्या निर्धारित कर दी गई है? लॉ बनाने की सर क्वेश्चन सर फिर से। हाँ, माने संसद में कानून बनने की क्या प्रक्रिया है? एक विधेयक कैसे कानून बनता है? यस सर, एक बिल को हम अगर जो ऑर्डिनरी बिल है उसको राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। राज्यसभा या लोकसभा उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी और दूसरे हाउस में भेजेगी, वहाँ भी सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, और फिर जब प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाएगा तो वो बिल इनैक्ट हो जाएगा सर। और इसी में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रहे तो उसका भी सेम प्रोसीजर है, बस वो जो पास होगा वो सिंपल मेजोरिटी की जगह स्पेशल मेजोरिटी से होगा सर। भारत में
कैसा हम लोगों ने स्ट्रक्चर लिया है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फर्स्ट डुअल नेचर ऑफ पॉलिटी है सर। आगे भी बताएं, डुअल नेचर कैसे है? डुअल नेचर मतलब हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और इसके अलावा सर फेडरल सिस्टम है, सेंटर में एक सरकार है और एक सरकार स्टेट में है। दोनों के बीच में तारतम्य रहे, संघर्ष न हो, झगड़ा न हो, डिस्प्यूट, उसके लिए क्या क्या किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था? फेडरलिज्म को इंश्योर करने के लिए सर एक फिजिकल फेडरलिज्म को, ताकि फाइनेंशियल टेंशन ना हो, एक फाइनेंस कमीशन बनाया गया है आर्टिकल 280 के अंदर में। तो वो सर डिवोल्यूशन करते हैं, नंबर 1 सर। नंबर 2 सर जो लेजिस्लेटिव कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसके लिए सर एक 7th शेड्यूल बनाया गया है जो क्लियरली लिस्ट को डिवाइड करते हैं कि सेंट्रल स्टेट कंकरेंट लिस्ट। लेजिस्लेटिव कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 3 सर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए जो IAS IPS हम लोग रिक्रूट करते हैं वो रिक्रूट सेंटर ही करते हैं, बट वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं सर। कि कौन कौन 3 सूची है? स्टेट यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है? कंकरेंट लिस्ट में सर ऐसे सब्जेक्ट को रखा जाता है जिस पे यूनियन भी लॉ बना सके और स्टेट भी लॉ बना सके। मतलब इसमें ऐसे चीज़ों को लगते हैं जिसमें यूनिफॉर्मिटी भी ज़रूरत है और थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया जाता है ताकि लोकल नीड्स को ध्यान में रख सके। मान लीजिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार में मतभेद है या ऐसे कानून हो गए जो दोनों के कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, किसका कानून प्रिवेल करेगा? सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल ओवर स्टेट लॉ सर। कानून बनाने के लिए क्या ऐसा भी है कि कुछ कानून हैं जो कि राज्य सरकार के रेटिफिकेशन के लिए भेजे जाते हैं? किस यस सर। कौन कौन सा? राज्यसभा के रेटिफिकेशन के लिए यस सर। जैसे GST हमने पास किया तो कुछ होते हैं जिसमें फेडरल सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है तो उसमें पार्लियामेंट लॉ पास कर देती है, फिर 50% ऑफ स्टेट थ्रू सिंपल मेजोरिटी उसको पास करते हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट सर, और इसके अलावा GST जो हमने अभी पास किया है। दोनों एक ही है? यस सर। दोनों GST और प्रेसिडेंट का इलेक्शन दोनों एक ही है? नो सर, द प्रोसीजर टू इलेक्ट प्रेसिडेंट सर। ठीक है, ये बताएं कि लीग ऑफ नेशंस का नाम सुने हैं? लीग ऑफ नेशन, यस सर। क्या है? लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वार को प्रिवेंट करने के लिए देन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने स्टार्ट किया था। क्या है? यस सर। एक कलेक्शन ऑफ नेशंस था, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है सर कितने नेशंस। यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस सर एक ग्लोबल बॉडी है जिसको प्रिवेंट किया गया। UN चार्टर में ये मेंशन है उसका ऑब्जेक्टिव कि टू प्रिवेंट द सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम द स्कोरेज ऑफ वार। तो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफरेंट एरियाज में काम करती है, सिक्योर। अच्छा, अभी जो युद्ध हो रहे हैं रूस और यूक्रेन में, हमास और इजराइल में, जो भी और भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं, तो इसमें जो UN जो चार्टर का वायलेशन हो रहा है, UN क्यों नहीं रोक पा रहा है? सर थॉमस हॉब्स गिव्स ए वेरी गुड स्टेटमेंट। उन्होंने कहा था कि कोवेनेंट विदाउट सॉर्ड इज नथिंग बट द वर्ड्स, UN लैक टीथ टू वाइट आई थिंक। और UNSC में सर 5 परमानेंट मेंबर है, 5 परमानेंट के पास वीटो है, तो कहीं ना कहीं अपना अपना इंटरेस्ट प्रिवेल करने के लिए वीटो लग जाता है सर। रिसेंट एग्जांपल के लिए UNSC हमास कॉन्फ्लिक्ट में सीज फायर पे कंसेंसस नहीं बन पा रहा है सर। ठीक, सीज फायर पे वीटो किसने दिया? जी सर। सीज फायर पे आपने कहा कंसेंसस नहीं बना, वीटो किसने किया इस प्रपोजल को कि हमास का युद्ध रुकना चाहिए, हमास इजराइल का? किसने वीटो किया? वीटो हमास का युद्ध रोकने के लिए कि इसको हाँ नहीं, वीटो से उसको रोका गया ना, तो किसने वीटो पावर यूज़ किया, किस पावर ने? सर यूएसए। ठीक है। आपका ये ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। अच्छा अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस आप क्या समझते हैं? इंटरनेशनल रिलेशंस से मेरा तात्पर्य है सर कि
हर एक कंट्री अपनी नेशनल इंटरेस्ट को प्रिवेल करने के लिए दूसरे कंट्रीज़ के साथ इकोनॉमिक को ध्यान में रख के, पॉलिटिक को ध्यान में रख के जो भी डिसीजंस लेती है। सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ही होता है या और भी कुछ होता है? यस सर, पीपल टू पीपल सोशल इंटरेस्ट भी होता है सर, कल्चरल इंटरेस्ट भी होता है सर। सोशल इंटरेस्ट का एक एग्जांपल दीजिए। फॉर एग्जांपल इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा क्या होता है? डायस्पोरा सर जो हमारे यहाँ से लोग बाहर की कंट्री में रह के वहाँ पे काम करते हैं, इन्हीं से रिलेटेड। तो इंडिया डायस्पोरा का क्या मतलब? इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हम लोग क्या कैसे उनको वैल्यू देते हैं या कुछ क्या करते हैं? सर डायस्पोरा का एक बहुत बड़ा रोल होता है सॉफ्ट पावर प्रिवेल करने में, और इसके अलावा सर रेमिटांसेस भी हमारे पास आता है। रेमिटेंसेस क्या होता है? रेमिटांसेस सर जो भी फॉरेन कंट्रीज से जो अर्निंग हमारे यहाँ बैक आती, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करती है, करंट अकाउंट को इम्प्रूव करती है सर, उसको रेमिटांसेस बोलते हैं। हाईएस्ट रेमिटेंस किस स्टेट का है? केरला। सेकेंड सर मुझे इसकी जानकारी, सॉरी सर। ये जो है, जैसे आपने टेररिज्म पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है वर्ल्ड में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्टैंड लेती है कि एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए। यूएन में भी इसके लिए वो पुश कर रहे हैं, और इसके अलावा जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म। थर्ड सर, देयर शुड गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नहीं, व्हाट इज गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म? ये एक डिफिनीशंस ढूंढ रहे, कॉम्प्रहेंसिव डिफिनीशन होना चाहिए टेररिज्म का। एग्जांपल के लिए सर, जैसे अभी इजराइल हमास वार चल रहा है, तो अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग व्यू है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती है, यूएसए गवर्नमेंट मानती है, यूके मानती है, तो सर एक कोई कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। टेररिज्म कहते किसको है? सर कोई भी एक्ट जो ह्यूमन के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रेट हो, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, लाइफ के पर्सपेक्टिव से, डिग्निटी के पर्सपेक्टिव से। चलिए ठीक है। आप तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना? यस सर। यू हैव वर्क विथ L&T। यस सर। L&T का क्या फुल फॉर्म है? लार्सन एंड ट्यूब्रो कंस्ट्रक्शन। तो लार्सन और टुब्रो कौन थे, या ऐसे ही नाम रख दिया गया? नहीं सर, ये दोनों फाउंडर थे L&T के, और ये लोग नॉन इंडियन थे। ये लोग नॉन इंडियन थे, बाहर से आया था। अच्छा ठीक है। इन्होंने फाउंडेशन किया, इसलिए इस कंपनी का नाम है सर। हेड ऑफिस कहाँ है L&T का? सर चेन्नई। चेन्नई। ये ग्लोबल कंपनी है ना कि नहीं? ग्लोबल कंपनी है सर। तो फिर ग्लोबल हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी। अच्छा चलिए ठीक है। ये आप सिंपली हमको बताइए, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी सर? हाँ क्या है, डिफाइन कीजिए फेस के टर्म। इलेक्ट्रिसिटी सर पर यूनिट फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम ए यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। पर यूनिट फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा? पर सेकेंड फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम ए डिफाइंड क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या हो, चार्ज तो दो तरह का होता है, तो कौन सा चार्ज का मैं बता रहे हैं आपकी पर यूनिट फ्लो? सर कन्वेंशनली हम लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं सर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होगा ना? यस सर। हाँ, तो जो इलेक्ट्रिसिटी वो नेगेटिवली चार्ज रहती है। सर हम लोग कन्वेंशन लेते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का वो डायरेक्शन सर एज्यूम करते हैं। AC DC क्या है? AC DC में सर बेसिक डिफरेंस है कि AC जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड और फेज दोनों चेंज होती रहती है, और DC में सर मैग्नीट्यूड और फेज दोनों फिक्स होता है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बेटर यूटिलिटी किसकी है, AC की और DC की, और क्यों? सर AC मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं सर, और DC भी बहुत जगहों पे यूज़ करते हैं सर। जैसे सोलर सिस्टम में तो DC आता है, फिर बैटरी में स्टोर करते हैं, फिर उसको वापस यूज़ करते हैं इन्वर्टर के थ्रू। AC सर मोस्टली इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि ट्रांसमिशन ईजी होता है। जब हम लोग जनरेट कर लेते हैं तो AC का ट्रांसमिशन सर हम लोग कर पाते हैं ईजिली, विद कम लॉसेस के साथ इस्तेमाल कर पाते हैं सर। अच्छा, AC वोल्टेज को आप किस चीज़ पर कैसे भेजते हैं? करंट पे, हाई करंट पे भेजते हैं कि हाई वोल्ट पे भेजते हैं? हाई वोल्टेज पे सर ट्रांसमिशन लाइन। व्हाट इज दैट हाई वोल्टेज? एग्जैक्ट अमाउंट
हाँ, क्या कितना, हाँ ठीक है, अमाउंट क्या रखते हैं? सर अमाउंट सर वेरी करता है, 765 केवी भी होता है, उससे कम 220 पे भी भेजते हैं सर। हाई वोल्टेज पे भेजने का यही उद्देश्य होता है कि लॉस कम हो। और हम कौन सा लॉस कम हो? हीट लॉस सर, कॉपर लॉस। इसका प्रॉपर टर्म बताइए। ट्रांसमिशन में जो लॉस है दैट इज ट्रांसमिशन लॉस। यस सर, ट्रांसमिशन लॉस। अच्छा, आप यहाँ पर कौन सा, कितने वोल्ट का यूज़ करते हैं हाउस होल्ड में हम लोग? हाउस होल्ड में सर सिंगल फेज में अगर हम लोग कनेक्शन लेते हैं तो 220 वोल्ट यूज़ करते अमेरिका में क्या है? हैं सर। 120 वोल्ट। 120 120 या 110? 120। अच्छा ठीक है, Sorry, चलिए सर, चलिए मैं ठीक ठीक है। से तो recollect क्यों आप 220 आप कर रहे हैं? अमेरिका तो बहुत डेवलप है, वो 110 कर रहा है, तो क्या फ़ायदा है उससे? सर एक्चुअली एक इसका हिस्टोरिकल रीजन है सर। उन्होंने जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट किया था तो किसने किया था? टेस्ला सर, एसी। टेस्ला। फैराडे क्या किए थे? इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड बाय फैराडे और टेस्ला। सर टेस्ला, मैं ठीक से रिकलेक्ट। अच्छा चलिए ठीक है, सिंस यू आर अ गोल्ड मैन दिस व्हाई आई एम आस्किंग फ्रॉम दिस योर। तो उन्होंने कम वोल्टेज पे सोचा कि कम वोल्ट पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं ताकि सेफ्टी बना रहे, तो उन्होंने 120 पे किया, पूरा अपना एक सिस्टम बना लिया। 1950 के बाद जो अधिकतर कंट्री है जैसे यूरोप है, इंडिया है, इन्होंने 220 अडॉप्ट किया। तो इसका बेनिफिट ये रहा कि लॉसेस कम हुए, इक्विपमेंट्स जो बनाएंगे लेस कॉस्टली होगा। लेकिन यूएसए ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुका था, तो यूएसए ने सोचा कि अगर अपना सिस्टम हम लोग चेंज करेंगे तो जितना भी एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स है उसको चेंज करने पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने उसी को कंटिन्यू किया सर। अब मोबाइल जो चार्ज करते हैं उसमें कौन सा यूज़ करते हैं, कौन सा करंट यूज़ करते हैं? सर बोर्ड तक एसी, बोर्ड के बाद डीसी 5 वोल्ट अराउंड। जो चार्जर होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है सर। अच्छा अच्छा, तो उसके इस सिस्टम को क्या बोलते हैं जो क्या करता है? रेक्टिफायर सर। रेक्टिफायर बोलते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बताइए। सर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब है कि हाई वोल्टेज इनपुट लो वोल्टेज होगा और आउटपुट हाई वोल्टेज होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब है कि इनपुट हाई वोल्टेज होगा और आउटपुट लो वोल्टेज। अच्छा, हम हर जगह जगह देखते हैं कि ट्रांसफार्मर रहता है, तो उसका क्या काम है, क्यों लगाते हैं? एक टाउन में 50 जगह ट्रांसफार्मर है, तो क्या उसका ज़रूरत है? सर हम लोग पूरा एक एरिया का एनालिसिस कर लेते हैं कि कितने लोग रह रहे हैं, और चूंकि हम लोग 11 केवी लाते हैं सब स्टेशन तक। अब सब स्टेशन के आगे सर 11 केवी लेके जाते हैं। अब घर घर तक पहुंचाना है, तो हमारे जो इक्विपमेंट्स बने हुए हैं वो 220 पे काम करने के लिए, तो हम लोग उसको स्टेप डाउन कर देते हैं और घर घर तक सप्लाई दे देते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं 110 में करते हैं, 220 में करते हैं, 11,000 में करते हैं, कहने का अर्थ है इट इज़ मल्टीपल ऑफ 11। व्हाई इट्स सो? सर 100 में काहे नहीं करते हैं, 200 में काहे नहीं करते हैं, 11 के मल्टीपल पर क्यों करते हैं? इसका एग्जैक्ट आइडिया मुझे नहीं है, अगर सर आप परमिट करेंगे तो एक यस यू कैन मेक ए गेस। सर एक मैंने कहीं देखा था कि एक फॉर्म फैक्टर होता है 1.1 के रेशियो में आरएमएस वैल्यू, और इसका इसीलिए करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसके पीछे का लॉजिक नहीं। मान लीजिए कहीं हमको 100 वाट देना है, तो हम कितने पर ट्रांसमिट करेंगे? 100 वाट। मान लीजिए 100 वाट हमको देना है, तो हमारे ट्रांसमिशन कितने वाट पे करेंगे? 100 वाट देना है तो ट्रांसमिशन सर अभी इसका वोल्टेज से ज़्यादा करेंगे, फिर उसको स्टेप डाउन कर लेंगे ट्रांसफार्मर के थ्रू। 100 वाट ही करेंगे सर। नहीं ये बताइए, 100 वाट के लिए 100 वाट ही करेंगे? जी सर, कुछ लॉसेज होंगे तो 100 वाट से ज़्यादा करेंगे। सॉरी सर। बिहार के खाली आप जीडीपी बताइए, दैट विल माय लास्ट क्वेश्चन। जीडीपी ग्रोथ अच्छा, ग्रोथ बताइए। 10.98%। वो कंट्री में क्या था नंबर? हाँ, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 3rd नंबर पे। 3rd नंबर पे थे। और बिहार हम किस पायदान पे हैं? बिहार गवर्नमेंट सर बिहार इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 3rd नंबर पे। नहीं, कंट्री का परिप्रेक्ष्य बताइए ना कि आपका जीडीपी किस लेवल पे है? जीडीपी ओवरऑल सर? हाँ, मैंने कंट्री में आप कौन सा 28 स्टेट है ना, तो आप किस नंबर पे पायदान पे हैं? ग्रोथ रेट में सर 3rd नंबर पे। भाई मैं पूछ रहा हूँ ओवरऑल, ग्रोथ रेट तो छोड़ दीजिए, दैट इज रॉन्ग आंसर ऑल्सो। ठीक है, आप ये बताइए कहाँ पे? ओके चल। अंकेश जी, अंकेश का क्या मतलब होता है? सर अंकेश को अगर संधि विच्छेद करें तो अंक प्लस इस होता है, मतलब गॉड ऑफ नंबर कह सकते हैं सर। गॉड ऑफ नंबर।
कौन है हमारे यहाँ गॉड ऑफ नंबर? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं, कोई नहीं है। नहीं सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं, सॉरी। अभी यूएन के बारे में बात कर रहे थे, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएन का हेडक्वार्टर सर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में है। क्या फंक्शन है यूएन का? यूएन का सर उसके स्पेशलाइज एजेंसी है जो अलग अलग काम करती है, जैसे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी करती है सर। कॉन्फ्लिक्ट करती है? कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करती है सर। तो फिर उसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या? यस सर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जैसे हमने कुलभूषण यादव के लिए ये काउंसलर एक्सिस मांगा था, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दो स्टेट के बीच में अगर कोई डिफरेंसेस है तो वो अप्रोच कर सकते हैं और वो लोग जजमेंट देते हैं सर। अच्छा, कहाँ है हेडक्वार्टर इसका? आईसीजे का हेडक्वार्टर सर मैं गेस कर सकता हूँ? हाँ करिए। सर न्यूयॉर्क नहीं है, सॉरी सर, मैं हेग है सर, हेग नीदरलैंड। गुड। यूनेस्को नाम सुने? यूनेस्को, यस सर। क्या है ये? सर यूनेस्को एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन के सेक्टर में, साइंस के सेक्टर में और जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। किसका? एडल्ट का एजुकेशन या बच्चों का एजुकेशन? यूनेस्को सर ओवरऑल सर साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करने के लिए। ओवरऑल है? जी सर, इसमें सी लगा हुआ है, इसमें यूनेस्को में सी लगा हुआ है। सी किस चीज़ को? कल्चर के लिए है सर। कल्चर के लिए करता है। इंटेंजिबल और टेंजिबल दोनों हेरिटेज को प्रोटेक्ट करती है। कहाँ है हेडक्वार्टर इसका? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा इसको रिकॉल नहीं कर पा रहे। अच्छा ये बताइए, एम्बेसी और हाई कमीशन में क्या अंतर है? जैसे हम बोलते हैं ना वो एम्बेसडर हैं, ये हाई कमिश्नर हैं। सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी। इंटरनेशनल लॉ है ना आपका? यस, इंटरनेशनल रिलेशन, यस। तो एम्बेसडर और हाई कमीशन में आपको अंतर नहीं पता है? नो सर, सॉरी सर। अच्छा मान लीजिए इंग्लैंड का कोई राजदूत इंडिया में पोस्टेड है, उसको हम एम्बेसडर बोलेंगे या हाई कमिश्नर बोलेंगे? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं जानकारी। ठीक है। अंकेश, यस सर। मैक्स वेबर को आपने पढ़ा होगा। मैक्स वेबर, यस सर। ब्यूरोक्रेसी, थ्योरी ऑफ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? मैक्स वेबर के हिसाब से? हाँ हाँ, सॉरी सर। अच्छा। पोल्डर लैंड क्या होते? पोल्डर लैंड। पोल्डर लैंड, हाँ, सॉरी सर। ओके। ये बताइए, क्लाइमेट पढ़ा है? क्लाइमेट हम्म। चेंज? नहीं, क्लाइमेट, सीधे क्लाइमेट। वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ा है? वर्ल्ड क्लाइमेट सर पढ़ा है ज्योग्राफी में। विच क्लाइमेट इज कंड्यूसिव फॉर ह्यूमन बींग्स? ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट्स। क्या फीचर्स हैं इसके? ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में उतना एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स नहीं होते हैं, न ज़्यादा कोल्ड न ज़्यादा गर्म। इसके अलावा सर रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होता है। और इसके अलावा सर यही दो मैं याद करता हूँ। क्यों रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर क्यों है? क्योंकि सर ईस्टर्ली विंड और वेस्टर्ली विंड, चेंज ऑफ विंड्स की वजह नहीं सर, सी के काफ़ी पास में है, ये एक रीज़न हो सकता है। तो सी के पास तो इंडिया का सदर्न पार्ट भी है। सर मैरीटाइम टाइप ऑफ क्लाइमेट्स जो भी होते हैं, मैरीटाइम टाइप ऑफ क्लाइमेट, वहाँ सर बारिश होने की संभावना रहती है सर। तो वो तो है। तो सर कंटिनेंटल हमारा एरिया बहुत बड़ा है, तो कंटिनेंटल पार्ट्स बहुत सारे आ जाते हैं सर। जैसे साउथ वेस्ट मानसून हुआ, फिर दूसरे डायरेक्शन से जब विंड आती है तो उधर लैंड पार्ट है सर, तो मॉइस्चर्स नहीं साथ मिला पाती है। अच्छा बताइए, लंबर जैक नाम सुना? लंबर जैक, लंबरिंग इंडस्ट्री। हाँ, लंबर जैक क्या होते हैं? लंबर जैक, यस, लंबरिंग से ही कनेक्टेड है। एडजेक्ट मुझे नहीं पता है लंबर जैक क्या। ओके। टैगा फॉरेस्ट क्या है? टैगा और टुंड्रा। ये टैगा फॉरेस्ट सर, टैगा फॉरेस्ट लंबरिंग इंडस्ट्री वहाँ अच्छी होती है सर। टुंड्रा के जस्ट नीचे जो अंटार्कटिक वाला एरिया है, उसके जस्ट नीचे सर टैगा फॉरेस्ट होता है, जो कोल्ड फॉरेस्ट है, जैसे कॉनिफेरस वगैरह मिलते हैं वहाँ पे। यस। अच्छा बताइए, विच फॉरेस्ट इज लोकेटेड ओनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर,
ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी मिलते हैं सर, टैगा। नहीं नहीं, कौन सा फॉरेस्ट है जो केवल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही है, सदर्न में नहीं? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा ओके। प्रेयरी क्या है? प्रेयरी? प्रेयरीज सर ग्रासलैंड्स का नाम है। हाँ, टेम्परेट ग्रासलैंड है सर। कहाँ पर है? अर्जेंटीना वाले एरिया में सर। और पंपास? पंपास सर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। Are you confirm? वन सेकंड सर। प्रेयरीज, नो सर, आई एम नॉट कंफर्म, माइंड से रिकॉल। Okay. Which region of the world is called as big game country of the world? बिग गेम अफ्रीकन रीजन इज कॉल्ड द बिग गेम कंट्री। कहाँ अफ्रीका में? कहाँ? सर एग्जैक्टली कॉन्गो वाला एरिया, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे मिलते हैं वो वाला एरिया। 5 डिग्री, सॉरी सर मैं अच्छे से नहीं। अच्छा, सवाना क्या है? सवाना सर ग्रासलैंड है। कहाँ का है? अफ्रीकन रीजन में ही है सर, एग्जैक्ट लोकेशन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है सर अफ्रीकन रीजन में। अच्छा, कोई ब्लड ड्रिंकर ट्राइब है? विच टाइप? ब्लड ड्रिंकर ट्राइब, खून पीती है। हाँ यस सर, एग्जैक्टली नाम नहीं मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। कहाँ की है? अफ्रीकन कॉन्गो या फिर सर एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। नाइजीरिया या कॉन्गो का। ठीक, थैंक यू। अंकेश, आपका फॉर्मल इंटरव्यू यस सर। ओवर। Yes. We'll call you back after 2 minutes. Just wait outside. थैंक यू सर। मैं कहूँ सर? Come. सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। सॉरी, मैं ये ऊपर से ये पहनने के लिए और टाई रख रखा था वहाँ पे लेने के लिए, साथ में ध्यान से निकल गया। कल सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया तो दिमाग पे प्रेशर ज़्यादा था, मैं भूल गया वहीं पिलाने के चक्कर। कोई बात नहीं है। आप उस दिन की तैयारी आप विशेष रखें। कब है आपका इंटरव्यू? ठीक है, लेकिन वो एक हाथ टूट गया और कमर डिसलोकेट हो गया, टेम्पू 3 राउंड पलट गया सर। बट ठीक है, मतलब सर में चोट नहीं आया, सबसे अच्छी बात है। फाइन। चलिए, भगवान करें जल्दी ठीक हो जाए। आप ये बताएं कब है इंटरव्यू आपका? 12 जनवरी को सर। आपके पास समय है? और बीच में मेंस का नहीं ना एग्जाम? मेंस है सर मेरा 3 से। है आपका? जी सर। तो ठीक है, आप दोनों की तैयारी करें। हाँ, क्योंकि 3 का है तो मेंस का तैयारी करें, लेकिन बाकी समय में जैसे टीवी न्यूज़, पेपर न्यूज़ ये सब देखें। आप में काबिलियत है और शैक्षणिक योग्यता तो है ही, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और LNT के साथ काम भी है, तो सारे पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं आपके फेवर में हैं। अब ये रह जाता है कि उस दिन परफॉर्मेंस कैसा हो। जैसे आपका सीटिंग पोस्चर थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा टाइट होकर बैठिए, और आप उस दिन का तैयारी पूरा फेशियल एक्सप्रेशन स्माइलिंग होना चाहिए, वरीड नहीं होना चाहिए। मे बी दैट वी आर ऑल हैविंग पर्सनल रीजन्स, है ना, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए आपके इंटरव्यू के दौरान कि बिकॉज योर परफॉर्मेंस विल बी अफेक्टेड। सो ये इससे अच्छा है कि हम उसको फेस करें और उतने क्षण के लिए भूल जाएं कि मेरे पर्सनल लाइफ में क्या था, क्या प्रॉब्लम था। आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देना है ताकि इम्प्रेस कर सकें बोर्ड को। आप में वो काबिलियत है, आप कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा वही सुधार लाने की ज़रूरत है। चलने का स्पीड, कम्युनिकेशन स्पीड, ठहराव है थोड़ा इम्प्रेसिव, उतना उसका होने के बताइए। इम्प्रेस्ड करने की कोशिश कीजिए कि आप में जो विद्वता है, ज्ञान अंदर बैठा हुआ है, उसको अच्छे ढंग से बाहर ला सकें। एक इम्प्रेसिव स्टाइल होना चाहिए, थोड़ा उसमें सुधार की ज़रूरत है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसमें भी थोड़ा सुधार है। चेहरे से वरीड झलकना नहीं चाहिए। और फेस में जैसे इस चश्मे का जो है, यदि आप अच्छा से और स्मार्ट लुक देने के लिए कर सके, हेयर कट है, शेविंग है, ये सारी चीज़ें जो है अब आपको लगना चाहिए कि यू आर गोइंग टू जॉइन द लोअर ब्यूरोक्रेसी। मीन्स IAS IPS के बाद तो सेकंड स्टेट ब्यूरोक्रेसी, मिडिल ब्यूरोक्रेसी है, तो उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होंगे, जिसको आजकल तो जानते हैं कि बहुत सारे प्रेशर्स हैं, तो वो प्रेशर आप झेल पाइए कि नहीं। आप में वो काबिलियत है ना कि ये बोर्ड मेंबर्स देखेंगे, है ना, उनको बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं चाहिए, है ना,
प्रैक्टिकल प्रेशर्स को झेलने को सोल्यूशन निकाल सकता है कि नहीं, काबिलियत है नहीं। ऐसा ना कि एक लाइबिलिटी बन जाए स्टेट गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि कोई भी स्टेट का जो ब्यूरोक्रेट है वो पूरे स्टेट गवर्नमेंट का पूरा इम्प्रेशन कैरी करता है। उसके एकमात्र जो गलत ऑर्डर से काफ़ी फजीहत हो सकती है, सरकारें गिर सकती हैं, है ना। तो इस बात का ख्याल रखें कि अपनी जो इम्प्रेशन है उसमें छवि दूर और ऊपर करने की कोशिश करें। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके।